नमस्कार, सुबह 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस पर लगा कई देशों में घूस देने का आरोप। भारत में दी 82 करोड़ रुपए की रिश्वत। जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन जारी। हाईकोर्ट ने कहा बेनकाब हों स्कूलों में आग लगाने वाले। केंद्र से 10 अरब 93 करोड़ की विशेष सहायता राशि जारी। दुनिया भर में 30 करोड़ बच्चे जहरीली हवा की चपेट में। प्रदूषण को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार। शुक्रवार को 5 राज्यों के सचिवों की बुलाई बैठक। 6.5 करोड़ बच्चों का नहीं बना स्कूल से नाता। 4.5 करोड़ छात्रों ने बीच में ही छोड़ी पढ़ाई। 2011 की जनगणना में हुआ खुलासा। और पाकिस्तान में इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। इस्लामाबाद बंद पर अदालत ने लगाई रोक। 1500 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। भारतीय रक्षा सौदों में गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस सौदे हासिल करने को लेकर सवालों की घेरे में है। पीटीआई के मुताबिक गार्जियन और बीबीसी ने इस मामले की तहकीकात कर रिपोर्ट जारी की है। वहीं भारत में भी हॉक एयरक्राफ्ट इंजन से जुड़े सौदे के मामले में रिश्वत दिए जाने की बात सामने आई है। ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉयस पर रक्षा सौदों को हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में बिचौलियों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक सौदे हासिल करने के लिए कंपनी ने कई बार घूस भी दी। भारत के मामले में रॉल्स रॉयस पर 10 मिलियन पाउंड यानी 82 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत देने की बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल में होने वाले हॉक एयरक्राफ्ट इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एक बिचौलिए को ये रकम चुकाई। इस मामले में हथियारों के एक भारतीय कारोबारी सुधीर चौधरी का नाम भी सामने आया है। सुधीर चौधरी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हालांकि इस मामले में उनकी तरफ से इन आरोपों को नकारा गया है। रॉल्स रॉयस कंपनी की बाजार में 13 अरब पाउंड की वैल्यू है। रॉल्स रॉयस पैसेंजर जेट के लिए टरबाइन इंजन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। राजौरी और रामगढ़ में आज सुबह से सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है। भारत की ओर से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। ताजा गोलीबारी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से आज सुबह फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से भारतीय सैनिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है। भारत की ओर से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोर्टार सेल दागे गए। देखिए, हम मिलिट्री रिस्पांस दे रहे हैं। हम उनको मिलिट्रीली हिट कर रहे हैं और वहाँ हिट कर रहे हैं जहाँ पे कि उनको मैक्सिमम नुकसान हो और उनको पता चले कि सीजफायर वायलेशन का क्या मतलब है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। इतनी टेंशन है, गाँव में क्या पूरे शहर में टेंशन है। बाजार मेन बाजार में वो अफरा तफरी का इस वक्त वहाँ चल रही है। गाड़ी में अंदर ही छुपे हुए हैं, बाहर में नहीं निकल रहे और पूरे अंदर में ज्यादा अभी सेलिंग ज्यादा हो रही है। शनिवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से 60 से अधिक बार गोलीबारी हो चुकी है। इसमें 8 जवानों समेत 11 लोग मारे गए हैं, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में स्कूलों में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रहीं। पिछले 3 दिन में 2 स्कूलों में आग की घटना सामने आई।
अभिभावक जहां दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उपद्रवी जानबूझकर यहां के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं हाई कोर्ट ने स्कूलों में आगजनी की घटना पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसमें शामिल लोगों को बेनकाब करने की बात कही है। अनंतनाग के कबा मार्ग में धू धू कर जलता सरकारी स्कूल। कश्मीर घाटी में जैसे जैसे शांति लौट रही है, स्कूलों में आग लगाने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 8 जुलाई के बाद से 20 से अधिक स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। शनिवार को श्रीनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लगने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से अभिभावक दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अनासर को सामने लाए, ऐसे अनासर को मतलब गिरफ्तार करे जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर को बेनकाब करने की ज़रूरत है कि जो वादी कश्मीर में जो तलबा है, जो भी हमारा फ्यूचर है, जिनको डायरेक्ट करना चाहते हैं। राज्य में 8 जुलाई से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि स्कूलों में आग इसलिए लगाई जा रही है ताकि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें और उन्हें पत्थर थमाए जा सकें। उनको लगता है कि कश्मीर के बच्चे अगर जो नेशनल मेन स्ट्रीम में जाएंगे, इस प्रकार की बात में जाएंगे, तो उनको पत्थर मारने के लिए और इस प्रकार के उनको शील्ड बनाने की जो बात है, उनको शील्ड नहीं मिलेगी। तो ये सारा वही है कि वो ना पढ़ें और इस तरीके से उनके जो है उनके डायरेक्शंस के ऊपर उनके जो है कठपुतली बनके उनका काम करें। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं भारत विरोधी तत्व जो वहां के बच्चों को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी और केंद्र और वहां की राज्य सरकार मिलकर सख्त कदम उठा रहे हैं। जरूरत होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता करार दिया। सरकार ने किसी भी शख्स को काबू नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है जो इसमें मुलव्वस है। इस बीच कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल के चलते बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 10 अरब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशेष सहायता जारी की है। इसमें 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत सार्वजनिक भवनों की मरम्मत और अस्थायी पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और दूसरे महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी संरचनाओं की मरम्मत के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एकीकृत वनीकरण विकास से जुड़े मिशन के लिए भी 500 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 7 नवंबर को राज्य के लिए 80,068 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि का ऐलान किया था। भोपाल में मुठभेड़ में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। एनकाउंटर का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं खबर ये भी है कि मारे गए आतंकियों में से तमिलनाडु पुलिस को 2014 बम धमाके मामले में 3 की तलाश थी। भोपाल सेंट्रल जेल से सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों से कुछ ही घंटे बाद पुलिस का मुकाबला हुआ। खुफिया सूचना के बाद शहर के मणिखेड़ा गांव के पास इन आतंकियों को घेरा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये आतंकी बीती रात करीब 2 बजे जेल से भागे थे। भागने से पहले इन्होंने जेल के एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की और चादर की मदद से दीवार फांदने में कामयाब रहे। चूक के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट अखिलेश तोमर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही की जांच पूर्व डीजीपी नंदन दुबे से कराने का ऐलान किया। साथ ही एनआईए भी इसकी तहकीकात करेगी। क्योंकि आतंकवादियों के तार केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी। और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है,
इस घटना की जांच NIA करे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूरी घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आतंकी जेल से भागे या भगाए गए थे। जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिली भगत तो नहीं है। मध्य प्रदेश जेल से सिमी के आतंकियों के भागने की ये दूसरी बड़ी वारदात है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा से सिमी के 7 आतंकी भागे थे। करीब 3 साल बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इन्होंने कई आतंकी वारदातों और एक बैंक डकैती को अंजाम दिया। साल 2001 से ही सिमी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कमजोर तबके के लोगों को न्यायिक व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने विवादों को प्रशासनिक स्तर पर निपटाकर न्यायपालिका के बोझ को कम करने की बात कही। इस बीच सरकार ने जजों के फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों पर मुकदमों के बोझ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50 सालों के अनुभवों के आधार पर देश के पिछड़ों और वंचितों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी एक बेहतर विकल्प बताया। एक चर्चा का विषय रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, विवादों में रहा है, लेकिन लोकतंत्र का ये मूलभूत पिंड है वाद और विवाद और संवाद। चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने एक बार फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पद का मसला उठाया। Judiciary will come under tremendous pressure in the times to come, given the fact that there are difficulties in keeping pace with the avalanche of cases that keeps coming on courts whose number remains limited. हालांकि इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जजों के फोन टेप हो रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस आरोप को नकार दिया। अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। अगर मान लीजिए किसी जज ने कुछ गलत काम किया, तब भी phone tapping should not be allowed. To deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all, I want to make it very clear and categorical. हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से NJAC को खारिज करने के बाद फिलहाल जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। खेती के लिहाज से महाराष्ट्र में सबसे बेहतर माहौल है। नीति आयोग ने पहली बार किसान हितैषी सुधार इंडेक्स तैयार किया है। ये इंडेक्स राज्यों की ओर से कृषि में सुधार के लिहाज से उठाए गए कदमों पर आधारित है। खेती में सुधार को लागू करने के नजरिए से महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है। इन राज्यों में कृषि आधारित कारोबार के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराया जाता है। नीति आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश चौथे, जबकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उसके बाद आते हैं। Agriculture is a state subject and therefore initiatives are largely to come from the states, but it is now time. There's one effort made in 2003 through the model APMC Act reform. नीति आयोग के इंडेक्स के मुताबिक 29 में से 20 राज्यों का कृषि सुधार की दिशा में खराब प्रदर्शन रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। If we want to have high growth rate in agriculture, if we want to address agrarian distress, if we want to double income of the farmer in 6-7 years, it is not possible if these reforms are not undertaken. इंडेक्स का मकसद खेती से जुड़ी समस्याओं को पहचान कर उनका निदान करना है। नीति आयोग का कहना है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि बाजार को बेहतर बनाने के साथ ही भूमि सुधार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केरल सरकार ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम बारिश की वजह से सूखे का सामना कर रहे पूरे राज्य को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया है। राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने विधानसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी 14 जिले सूखा पीड़ित हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान राज्य में 34% कम बारिश हुई, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान भी बहुत कम बारिश हुई। ऐसे में अगर 2 महीनों तक अच्छी बारिश भी होती है तो भी राज्य को इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूखे के मद्देनजर राज्य ने 26 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया है। केरल सरकार जल्द ही जरूरी मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजेगी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत में 5 से 19 साल की उम्र के 6.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए और पिछले 10 सालों में तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ये बात 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों में सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक 38 करोड़ से ज्यादा की आबादी में लगभग 27 करोड़ यानी कि 71% लोगों ने ही स्कूली शिक्षा ली। इनमें भी तकरीबन 12% लोग ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। सेशंस के आंकड़ों में 65 लाख से ज्यादा दिव्यांग बच्चों के बारे में रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 7.5 लाख दिव्यांग बच्चों को भी कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, जबकि 8 लाख दिव्यांग बच्चों ने पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। दीपावली के मौके पर हुई आतिशबाजी से उठे धुएं ने हवा को और जहरीला बना दिया है। कम हवा और कम तापमान की वजह से दिल्ली प्रदूषण की धुंध में लिपटी दिखाई दे रही है। इसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को समन जारी किया है। दीपावली के बाद राजधानी में बिगड़ी आबोहवा को फिर से सुधारने के लिए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने पड़ोसी राज्यों को फसलों की कटाई के बाद के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया। वायु प्रदूषण पर विचार के लिए केंद्र ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सचिवों की बैठक भी बुलाई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर गंभीरता जताई है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा। पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। आतिशबाजी ने दिल्ली के प्रदूषण को 21 गुना बढ़ा दिया है। सोमवार को जारी हुई केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में दीपावली के अगले दिन प्रदूषणकारी तत्व पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर पिछले हफ्ते के मुकाबले 4 से 21 गुना ज्यादा था। इसी तरह दीपावली के दिन PM10 के स्तर में भी पहले के मुकाबले 1.5 से 4 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषण के स्तर बढ़ने की 4 अहम वजह हैं, जिनमें ठोस कचरे को खुले में जलाना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़क किनारे और निर्माणाधीन इमारतों से उड़ने वाली धूल और पड़ोसी राज्यों में पराली या फिर ठूंठ को जलाना शामिल है। राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद सोमवार रात भी आतिशबाजी हुई, जिसने हवा में जहर के स्तर को और बढ़ा दिया। प्रदूषण के स्तर ने बीते 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में हवाओं की कम रफ्तार और तापमान में आई कमी की वजह से वायुमंडल में प्रदूषण के कण बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर के 7 बच्चों में से एक बच्चा ऐसी हवा में सांस ले रहा है जो सुरक्षित मानकों से 6 गुना ज्यादा दूषित है। यह खुलासा हुआ है यूनिसेफ की रिपोर्ट में। सोमवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दिन ब दिन बिगड़ती आबोहवा बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और इससे होने वाले नुकसान को लेकर हो रही चर्चा के बीच यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में फैले जहरीले कण दुनिया भर में हर साल 6 लाख मासूमों की जान ले रहे हैं। Elle nous apprend 2 choses principalement. Il y a 300 millions d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des zones où l'air est pollué avec des niveaux de toxicité très élevés. 6, 7, 8 fois le niveau, le standard établi par l'Organisation mondiale de la santé. संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की आबोहवा में रहने की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
बच्चों को आगे चलकर गंभीर परेशानियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा प्रदूषण बच्चों के दिमाग के विकास को भी बाधित कर सकता है। Tout ça, ça a un impact très grave sur la santé de l'enfant. On estime que c'est 600 000 enfants, la mort de 600 000 enfants de moins de 5 ans est liée à ces problèmes de pollution atmosphérique. Il y a plus d'1 milliard d'enfants qui meurent de pneumonie chaque année dans le monde. रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर यूनिसेफ ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समाज में जहरीली हवा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में विश्व के नेताओं से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। ये रिपोर्ट यूएन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आयोजन से एक हफ्ते पहले आई है। इस सम्मेलन में 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबार को सहूलियत देने में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। राज्यों में कारोबार की सहूलियत पर यह रिपोर्ट औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और विश्व बैंक ने तैयार की। सूची में गुजरात तीसरे स्थान पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा का नंबर है। रिपोर्ट में 58 नीतियों पर राज्यों को परखा गया। इनमें सिंगल विंडो मंजूरी, कर, श्रम, पर्यावरण सुधार, विवादों का निपटारा और निर्माण की मंजूरी शामिल है। पिछले साल के रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर था, जबकि तेलंगाना 13वें नंबर पर था। सितंबर में ढांचागत क्षेत्र की विकास दर 5% रही है। पिछले 3 महीने में ये सबसे ज्यादा है। इस दौरान सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी उद्योगों का प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान सीमेंट का उत्पादन 5.5% बढ़ा। वहीं स्टील के उत्पादन में 16.3% और रिफाइनरी उत्पादों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं उर्वरक में 2% और बिजली उत्पादन में 2.2% की कमी दर्ज की गई। वहीं कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी कमी आई। दिल्ली में चिकनगुनिया का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले हफ्ते चिकनगुनिया के 640 नए मामले सामने आए। इस सीजन की अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया के 10,851 मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम के मुताबिक इनमें से 8,720 की पुष्टि हो चुकी है। इस साल चिकनगुनिया से 15 लोग जान गंवा चुके हैं। करीब 10 साल बाद दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर चिकनगुनिया का असर देखा जा रहा है। 2013 में देश भर में चिकनगुनिया के 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। और डेंगू की बात करें तो दिल्ली में 29 अक्टूबर तक 3,650 मामले सामने आए थे। पिछले हफ्ते ही इसके 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। डेंगू में इस साल दिल्ली में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। एनएसजी की सदस्यता के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच दूसरे दौर की वार्ता सोमवार को बीजिंग में पूरी हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय में निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन के संयुक्त सचिव अमनदीप सिंह और चीन के हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक वांग कुन के बीच हुई बातचीत को रचनात्मक बताया जा रहा है। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली में ये बैठक हुई थी। एनएसजी में भारत की सदस्यता का चीन विरोध करता रहा है। अगले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीनी समकक्ष से बातचीत करने वाले हैं। दो नवंबर को इस्लामाबाद बंद का ऐलान कर चुके इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंद पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इमरान खान से कहा है कि वो तय समय पर धरना दें। कोर्ट ने कहा कि अगर सड़कों को बंद करने की कोशिश की गई तो प्रशासन कानून के तहत सभी जरूरी कदम उठाएगा। कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने के लिए भी कहा है। पुलिस ने अब तक इमरान खान के 1500 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। एफबीआई ने हिलेरी की करीबी हुमा आबेदिन से मिले ईमेल के आधार पर निजी सर्वर मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। एफबीआई के मुताबिक ये ईमेल मामले की जांच में काफी अहम साबित होंगे। अमेरिका में निजी ईमेल सर्वर से जुड़ा विवाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में एफबीआई को हिलेरी की सहयोगी हुमा आबेदिन के ईमेल मिले हैं।
जिसके आधार पर इस मामले की जांच फिर शुरू की जाएगी। FBI के एक अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल जांच में काफी अहम साबित होंगे। इधर एक रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिलेरी क्लिंटन पर निशाना साधा। She gets a subpoena and she deletes and bleaches, and nobody even ever heard of bleaching. Did anybody ever hear of bleaching? You know why? It's such an expensive process. But it makes them go away. But I have a feeling they've just found a lot of them, don't you think? हालांकि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताया है। Called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table, right? Now, of course, Donald Trump is already making up lies about this. दरअसल 2008 से 2012 के बीच विदेश मंत्री रहते हिलेरी क्लिंटन ने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जुलाई में मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को FBI निदेशक जेम्स कॉमी ने फिर से जांच का फैसला किया, जिसके बाद इस मुद्दे को हवा मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर लौटी भारतीय हॉकी टीम का भारत पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों के प्रशंसकों ने उनके बेहतरीन खेल पर बधाई दी। भारतीय टीम ने मलेशिया में खेले गए चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को 3-2 से हराया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम किया। और आज भाई दूज का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रोली और अक्षत से तिलक कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का भी अपना ही महत्व है। इसे भाई बहन के प्यार और त्याग के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। दिवाली के 5वें और अंतिम दिवस के रूप में भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज पर बाजारों में खूब रौनक रहती है। इस मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस पर लगा कई देशों में घूस देने का आरोप। भारत में दी 82 करोड़ रुपए की रिश्वत। जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन जारी। हाईकोर्ट ने कहा बेनकाब हुए स्कूलों में आग लगाने वाले। केंद्र से 10 अरब 93 करोड़ की विशेष सहायता राशि जारी। दुनिया भर में 30 करोड़ बच्चे जहरीली हवा की चपेट में। प्रदूषण को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार। शुक्रवार को 5 राज्यों के सचिवों की बुलाई बैठक। 6.5 करोड़ बच्चों का नहीं बना स्कूल से नाता। 4.5 करोड़ छात्रों ने बीच में ही छोड़ी पढ़ाई। 2011 की जनगणना से हुआ खुलासा। और पाकिस्तान में इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। इस्लामाबाद बंद पर अदालत ने लगाई रोक। 1500 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।